नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं पिछले भाग में पर्दाफाश की पहली कड़ी आप लोगों को सुना चुकी थी और दूसरा भाग मैं आज आपको सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक ऐसे संस्था का जिसमें सरकार उस पर ध्यान देती है लेकिन वो गलत काम करती है और छोटी बहन अपनी बहन को बचाते हुए अपने बहन को बचा लेती है और पूरे संस्था की सभी महिलाओं को बचा लेती है। देखिए कैसे, पर्दाफाश का दूसरा भाग। नहीं रे पगली, कुछ नहीं, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा कर कह। दया ने बात टाल दी, लेकिन दीप्ति प्रण कर चुकी थी कि वह दीदी को ऐसे तिल तिल जलने नहीं देगी, जिसके फलस्वरूप आज वह सोई नहीं। और जब रात के 12 बजे दरवाजे पे एक गाड़ी रुकी तो दीप्ति चौंक गई, लेकिन बाहर कैसे आती। कुछ देर बाद जब गाड़ी जाने लगी, चट से दीप्ति भी बाहर आई। आनंद फानन में अपनी स्कूटी निकाली और उचित दूरी बनाकर कार का पीछा करने लगी, जिसमें दया भी थी। कार एक मंत्री महोदय के बंगले के बाहर रुक गई। दीदी और एक आदमी बंगले के अंदर चले गए। दीप्ति का दिमाग साय साय कर रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, दीदी किसी मुसीबत में न फंसे। दीप्ति झाड़ियों में अपनी स्कूटी खड़ी करके चट से बाउंड्री वाल कूद कर अंदर चली गई। आहिस्ता आहिस्ता वो उस कमरे की तरफ बढ़ गई जिस कमरे में प्रकाश था। देखो मैनेजर साहिबा, आपके महिला आश्रम की एक एक महिला को मंत्री साहब के यहाँ भेजना होगा। इसके लिए आपको चाहे जो करना पड़े। नहीं मैम, आप ऐसा घृणित काम न करें, दया विनीत भाव से बोली। आपको पता है, इन्हीं लोगों के चंदे से हमारी महिला आश्रम चलता है। सरकार थोड़े ही कुछ देती है, इन्हें तो खुश करना पड़ेगा न। महिला आश्रम की प्रबंधक ने समझाते हुए कहा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आप ही मंत्री साहब को खुश कर दो या अपनी बहन को भेज देना, जिसके पढ़ाई के लिए आपने लाखों रुपए ले रखा है। आखिर कुछ तो अदा करना होगा ना आपको, प्रबंधक ने घाक सी आवाज़ में धमकाया। नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती? पैसे पेड़ पे थोड़े ही उगते हैं। वैसे मंत्री जी, दया की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमने तो आज ही इनको आपकी खिदमत में हाजिर करने को सोचा था, लेकिन आप मौका दे दें, इन्हें कल इन्हीं से शुरुआत करिएगा, कहकर प्रबंधक सावित्री देवी हंसने लगी। वैसे आप घर जाओ, दया कल तुम आना और महिला आश्रम की हर महिला को तुम्हें तैयार करना है। दीप्ति तो मानो आसमान से ज़मीन पर फेंक दी गई हो। हे भगवान, दीदी तो मेरे लिए अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में झोंक दी रही हैं। मैं क्या करूं प्रभु। खैर, अभी तो यहीं से निकलना है और दीदी से पहले घर पहुंचना है। दीप्ति झट से बाउंड्री वाल कूदकर दबे पांव स्कूटी लेकर घसीटते हुए आगे बढ़ गई। रास्ते में उसका दिल अपनी बहन के असीम त्याग के आगे झुकता चला गया और वह मन ही मन प्रण कर ली थी कि उसे दीदी को इस मुसीबत में नहीं फंसने देना है। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद कार के रुकने की आवाज़ आई और फाटक खोलने के साथ ही किसी की पदचाप करीब आती महसूस हुई और फिर दीप्ति के कमरे का दरवाज़ा खुला। शायद दीदी यह देखने आई थी कि कहीं दीप्ति जाग तो नहीं रही है। सुबह दीप्ति दया के गले में बाहें डालकर झूल गई और दया के चेहरे पर जो दुख छा रहा था वह साफ महसूस कर रही थी। फिर स्कूल के बहाने दीप्ति घर से बाहर निकली। वह पुलिस अधीक्षक से मिलकर कुछ करना चाहती थी। उसे अपने दीदी की चिंता तो थी, उन बेबस महिलाओं पर भी, और दया आ रही थी कि वह महिला आश्रम में रहकर भी सुरक्षित नहीं है। इसी उधेड़बुन में वह पुलिस अधीक्षक के केबिन के सामने पहुंची और कम इन सर कहकर उसने परमिशन लेकर उनके पास पहुंचा। उन्होंने दीप्ति की तरफ नज़र उठाकर देखा और कहा, क्या है मैडम? दीप्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। बोलिए मैडम, जल्दी हमें दौरे पे जाना है। पुलिस अधीक्षक साहब ने कहा, सर बात थोड़ी अजीब है, लेकिन प्लीज़ आप पूरी बात ज़रूर सुनिएगा। बोलिए, कुछ उन्होंने झल्लाते हुए कहा। सर, शहर में जो प्रमोदिनी महिला आश्रम चल रहा है ना, उन महिलाओं की इज्जत खतरे में। वाट, यह आप क्या कह रही हैं? कुछ पता है आपको? आप ये कैसे कह सकती हैं? उसके मुंह पे जो भाव आया वह देखने लायक था। हाँ सर, हमें मालूम है, उस आश्रम की मैनेजर मेरी दीदी हैं, फिर भी आप शिकायत लाई हैं, वो भी बिना सबूत के। सर, सबूत के चक्कर में कई औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए मैडम, आप बिना सबूत के किसी पे आरोप नहीं लगा सकती हैं। कहते हुए अपनी सीट से पुलिस अधीक्षक खड़े हो गए। प्लीज़ सर, कुछ करिए। नहीं, हटिए, हमें देर हो रहा है, कहते हुए अपने केबिन से बाहर चला गया। दीप्ति को चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था। अब क्या करे? दीप्ति उसे यह कहावत याद आ गई थी, खत्म जहाँ सारे रास्ते हो जाते हैं वहीं कोई दूसरा रास्ता खुलता है। अब वो कमिश्नर साहब से मिलने वाली थी। यह सोचकर वह कमिश्नर साहब के केबिन की तरफ चल दी। दयोग से वह भी मिल गए। वो हाथ जोड़कर नमस्ते की और बोली, सर कुछ मिनट आपका चाहिए।
शायद चंद मिनट में बहुत सारी जिंदगियां तबाह होने से बच जाए। बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? कमिश्नर साहब ने सादगी से कहा। फिर उसने सारी बातें फिर से बताना शुरू किया। जैसे जैसे वह बताती जा रही थी वैसे वैसे कमिश्नर साहब गंभीर होते जा रहे थे और अंत में दीप्ति ने कहा, सर मुझे ये लगता है वह पुलिस अधीक्षक भी मिला हुआ है। हाँ, यह तो हो सकता है, लेकिन बिना किसी सबूत को कोई ठोस कदम भी तो नहीं उठाया जा सकता है। कमिश्नर साहब ने गंभीरता से कहा, लेकिन सर सबूत के बिना पर हम कई जिंदगियां बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं? दीप्ति ने कहा, हाँ यह बात तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? सर यदि आपको यकीन नहीं तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मैं दीदी का पीछा करूं और दीदी के बैग में जिससे आपको सब जानकारी मिलती रहे और आप समय पर पहुंचकर अनहोनी होने से बचा लें। हाँ यह ठीक होगा, कमिश्नर साहब ने खतरा भांपते हुए कहा। लेकिन बेटा तुम्हारे ऊपर ये खतरा बढ़ जाएगा, तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। कोई बात नहीं सर, हम अपनी दीदी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सैल्यूट करते हैं तुम्हारे जज्बात को, लेकिन यह बात ध्यान रहे, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई न बेटा तो मैं तुम्हें जो सज़ा दूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। कमिश्नर साहब ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ठीक है सर, आप जो चाहे सज़ा दे दीजिएगा। फिर कमिश्नर साहब ने आनन फानन में किट उपलब्ध करवाया और दीप्ति के हाथ पर रखते हुए कहा, बेटा सावधान रहना, खतरा बहुत है। तुम जो करने जा रही हो इसमें तुम्हारी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है। कोई बात नहीं है सर, मेरी दीदी पे 100 जिंदगी कुर्बान। उसे दीदी के बैग में किट फिट करनी थी। घर पहुंचकर वह दीदी से मिली और बोली, अरे दीदी आजकल मेरे लिए आप कुछ नहीं लाती। आज मैं आपका बैग चेक करूंगी, कुछ ज़रूर लाई होंगी आप, शायद भूल रही हैं। नहीं रे, कुछ नहीं लाई, भूल गई, कल ज़रूर लाऊंगी। दीप्ति तो जानती थी कि दीदी की मनोस्थिति क्या है। फिर वह ज़बरदस्ती बैग लेकर खोलकर चेक करने लगी और इसी बहाने कि बैग के अंदरूनी हिस्से में बटन की तरह उस यंत्र को फिट कर दी। अब वह निश्चित थी, वह जानती थी कि इसका कनेक्शन सीधा कमिश्नर साहब की टीवी से जुड़ा है और लाइव वह सब कुछ देख व सुन सकते हैं। फिर रात हुई। दया की बेचैनी दीप्ति साफ महसूस कर रही थी। आज वह आश्रम भी नहीं गई थी। शायद उन मजबूर औरतों के साथ धोखा करना उसका ज़मीर गवाही नहीं दे रहा था। रात के 12 बजे के आसपास गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। वह दीदी के जाने के बाद झट से उठी और अपनी स्कूटी से पीछा करने लगी। गाड़ी उस मंत्री महोदय के बंगले के सामने रुकी। दीदी अंदर चलेगी। क्या हुआ दया, आश्रम की किस महिला को आपने भेजा है और आज आप आश्रम में क्यों नहीं गई थी? कहीं पुलिस वालिस को चक्कर में तो नहीं पड़ गई? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपसे गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं किसी लड़की को भेजा मंत्री जी के खिदमत के लिए? मैम आप बहुत अच्छी हैं और उन मजबूर औरतों के साथ ऐसा न करें प्लीज़। दया ने हाथ जोड़ दिए। क्यों, कैसे उन लोगों के खाने अन्न व्यवस्था कहाँ से होगी? और भी तो खर्च है, आश्रम के संचालक ने गरजते हुए कहा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। पुलिस का वही अफसर बाहर से आया और मैम से बोला, मैम इसकी बहन मेरे पास आज आपकी शिकायत लेकर आई थी, हमने भगा दिया। आप अपने धंधे की शुरुआत इसी से करिए और इसकी छोटी बहन से भी। जब यह दोनों रास्ते पर आ जाएंगी तो आश्रम की सभी औरतों को सांचे में ढाल लिया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने भेड़िए की सी आवाज़ में कहा, नहीं मैम, मेरी बहन इस सब बारे में कुछ नहीं जानती, हमने नहीं बताया है। दया घर घबरा सी गई। देखती क्या मैडम, आइए इसी साली को आज मंत्री जी की सेवा में हाजिर कर दें। नहीं नहीं प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगी, नौकरी भी नहीं करूंगी और किसी से कुछ नहीं कहूंगी। दया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चल साली, ज़्यादा ड्रामा न कर, कहकर वर्दी वाला गुंडा दया के बालों को पकड़ लिया और लगभग घसीटते हुए दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया। दया बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। दीप्ति को कमिश्नर साहब की देरी अखर रही थी। वह अब तक क्यों नहीं आए? इस बंगले का पता तो उन्हें दे दिया था, लेकिन फिलहाल वह दीदी को अकेले इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकती थी। वह दौड़ती हुई आई, पुलिस वाले से उलझ गई और उसकी हथेली में जोर से काट लिया। अब दया छूट गई और दीप्ति को देखकर हैरान तो थी, लेकिन फिलहाल यह समय ऐसा नहीं था कि हैरानी जताई जाए। तब तक वह पुलिस वाला संभल चुका था। वह दोनों बहनों का हाथ पकड़कर मारते हुए बोला, चिंता न करो मैडम, मंत्री जी बड़ी के साथ और मैं छोटी के साथ मनाता हूँ, सुहागरात मनाता हूँ। फिर दया को मंत्री जी के कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद दीप्ति को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। मंत्री दया को बाहों में लेकर उसे नंगा कर चुका था। दया भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरी इज्जत बचा लो मुरली वाले, आज द्रौपदी फिर नंगी हो रही है, कोई नहीं आएगा, यह कलयुग है। मंत्री जी भद्दी सी हंसी हंसने लगा। इधर दीप्ति को भी यह हाल था कि वह गंडे से भला मासूम चिड़िया की तरह कब तक जूझती रही।
रहती। दोनों उम्मीद हार गई थी, अब तो वह नहीं बचेगी। तभी पुलिस सायरन सुनाई दिया। दीप्ति की आंखों में चमक आ गई। वही पुलिस वाला रास्ता गश्ती गाड़ी समझकर कुछ देर बाद बंगले के गेट पर रुकी और कालबेल की आवाज़ सुनाई दी। अब दरवाज़ा कैसे खोले? पुलिस वाला सोचने लगा। आम पुलिस होगी, किसी कार्यवश आई होगी। वह मंत्री जी को डिस्टर्ब न करके अपने खुद सब कुछ संभालने को आगे बढ़ गया और गेट खोल दिया। सामने खुद कमिश्नर साहब को देखकर वह दंग रह गया। गिरफ्तार कर लो इसे, साथ आए पुलिस वालों से कहकर कमिश्नर साहब अंदर चले गए और दौड़ते हुए एक बंद कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे और दहाड़ते हुए बोले कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। 4 कांस्टेबल मंत्री को गिरफ्तार करने लगे। कमिश्नर साहब दौड़कर अंदर गए। देखा दीप्ति अधनंगी सी खड़ी थी और रो रही थी। रो मत बेटी, मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ़ करना। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत बड़ा अपराध होने से बच गया। इसके बाद मंत्री व इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारे करतूत मैं मीडिया, होम मिनिस्टर हर जगह प्लेस कर दिया हूँ। और दीप्ति बेटा, मैं कायल हूँ तुम्हारी ममता की। खुद की मुसीबत में छोड़ दी, बहन पर आँच न आने दिया। कल की अखबार, न्यूज़ चैनल, हर चैनल पर यही खबर दिखाई जा रही थी कि आश्रम की आड़ में धंधा। वह दीप्ति दया के कारनामों को पूरा भारत नमन करता है। वहीं आश्रम की संचालिका को लोग धिक्कार रहे थे। दया दीप्ति के कान ऐंठ कर बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खुद को मुसीबत में झोंक दी। नहीं दीदी, आपने मेरे लिए क्या नहीं किया, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। कमिश्नर साहब ने दीप्ति को 5 लाख का इनाम व वीरता सम्मान देने का सरकार से मांग की। हाँ तो दोस्तों, अगर ये मेरी स्वलिखित कहानी जो पर्दाफाश में छप चुकी है और ऑनलाइन सभी प्लेटफार्म पे उपलब्ध है, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अपनी राय ज़रूर दीजिए, जिससे मैं इससे भी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को पेश कर सकूँ। नमस्कार, धन्यवाद, राधे।